गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन 4 बच्चों, ये इनकम फ्रॉम सैलरीज का है। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है। मिस्टर राजेश शर्मा एज 54 years एंड इंडियन सिटीजन इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले बच्चों देखो, तो ये एज है इसकी 54 years। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ। तो अभी ये इसकी बेसिक सैलरी। He used to travel frequently out of India for his office work. ये जनरली बाहर जाता रहता है अपने ऑफिस वर्क के कारण। He left India from Delhi airport on 5th October 2021 and returned to India on 2nd April 2022. पहली चीज, अक्टूबर 5 तक ये पर्सन इंडिया में था, उसके बाद वापस 31 मार्च तक नहीं आया। तो हमारे डेज ऑफ स्टे कैसे कैलकुलेट होंगे? 1 अप्रैल 2021 टू 5 अक्टूबर 2021, क्योंकि उसके बाद जब रिटर्न आया है ईयर एंड हो चुका था, उसके बाद वापसी आया है। 31 मार्च 2022 तक नहीं आया। फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रेलिवेंट। फर्स्ट वन, डीएनएस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस। तो मतलब इफ है डीए। बोनस टैक्सेबल होता है बच्चों 98,000। मेडिकल अलाउंस पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 अमाउंटिंग टू 60,000 बच्चों फुली टैक्सेबल। मतलब ये सारे के सारे अगर आपको सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं तो फुली टैक्सेबल है। He was also reimbursed medical bill of his mother amounting to 15,000 fully taxable। नेक्स्ट है बच्चों, ही वाज आल्सो ट्रांसफर ए लैपटॉप बाय कंपनी फॉर 15,000 ऑन 31 दिसंबर 2021। द लैपटॉप वाज एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो बच्चों हम ऐसे काउंट करते हैं 1 अक्टूबर 18 से 1 अक्टूबर 19, 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 21, 3 साल हो गए। 3 साल से ज्यादा यूज हुआ है। पता है लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन किस रेट से अलाउड होता है? 50% WDV से। अगर मैं वैसे रफली कैलकुलेट करूं तो पहले 50,000, फिर 50,000 कराया गया, फिर 25,000 कराया गया, फिर 12,500, और ये तो इसको 15 में ट्रांसफर किया है। तो मैंने से कोई पूछे पर किसे, मैं कहूंगा नील, कुछ है ही नहीं, इसको तो ज्यादा में बेचा है, जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। कंपनी वाज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 31.666% एज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ लैपटॉप एज 3 years। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टैंडर्ड है ये जो रेट है। इससे नेक्स्ट है बच्चों, he was also reimbursed salary of house servant 4,000 per month fully taxable बच्चों। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 2,400 एक बार परक्विजिट और सेम के लिए डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 16(3). इसे नेक्स्ट है बच्चों, 400 इक्विटी शेयर अलॉटेड बाय एबीसी इंडिया लिमिटेड एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर अगेंस्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ₹350 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। मतलब 100 रुपए कम वैल्यू पर दिया है पर शेयर, तो ये वैल्यू पर किसी आ जाएगी, एक तरह से 40,000 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये सैलरी हेड का मैटर नहीं है, ऊपर जो भी पड़ा है वो सैलरी हेड का मैटर है। ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू 94,000, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। Mr. Rajesh does not opt for the provision of section 115 BAC। और अब क्या कह रहा है वो समझना बच्चों। Based on the fact of the above case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट, what is Mr. Rajesh Sharma residential status for the assessment year 22-23। एक बार ना हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप बच्चों 1 अप्रैल 21 से 5 अक्टूबर 21 तक कैलकुलेट करो कितने डेज ऑफ स्टे बनते हैं। तो मैंने यहां लिखे बच्चों मंथ्स और डेज ऑफ स्टे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर की 5, 188 डेज। तो अगर बच्चों मैं देखूं तो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब
182 डेज वाली हो गई तो रेजिडेंट तो हो गया, लेकिन इसने ना यहाँ ये बताया था कि ये फ्रिक्वेंटली बाहर ट्रेवल करता रहता है। इसके अलावा इसने कुछ बताया ही नहीं, पिछले 7 सालों में इसका स्टे कितने दिन है, क्या ये पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसको देनी है। हमें क्या पता इससे पहले कहाँ था, इंडियन सिटीजन है, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ा गया है बाहर। तो अब इसके आंसर देखो, इन्होंने हमें जो ऑप्शन में दिए हैं, पहला रेजिडेंट, रेजिडेंट तो ये है, बट कैन नॉट डिटरमाइन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल बच्चों करेक्ट है, लेकिन एक बार बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट बट नॉट, ये तो डिटरमाइंड ही नहीं हो सकता ना। कैसे डिटरमाइंड हो? आप मेरे को उससे पहले के 10 साल की इन्फॉर्मेशन तो आप ही दोगे, या कहोगी वो फर्स्ट टाइम गया है, फिर मैं कहूँ बाकी के साल यहीं के यहीं था। तो ये बच्चों इसका आंसर है ए। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। सिर्फ परक्विजिट पूछी है, अलाउंस या बोनस कुछ और नहीं। तो हम यहाँ करना शुरू करते हैं कि परक्विजिट में क्या क्या आएगा। बेसिक सैलरी नहीं आएगी, डीए नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा, मेडिकल अलाउंस नहीं आएगा, मेडिकल फैसिलिटी हमें पता है फुली टैक्सेबल होती है 15,000। इसके बाद जो लैपटॉप है इसमें नील आया, ये रहा बच्चों हमने कंप्यूट किया है। सर्वेंट वाला फुली टैक्सेबल फैसिलिटी है, क्योंकि सैलरी इसका एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है। 4,000 इंटू 12 48,000। इसके एम्प्लॉयर ने इसका प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 2400, और ये जो शेयर्स मिले हैं ना इसको, दैट इज आल्सो परक्विजिट। तो बस अब आप इन सब अमाउंट का टोटल करो। तो हमने किया ये बच्चों 1,05,400, दैट इज अवर परक्विजिट वैल्यू। ये बच्चों सी आंसर है। 4.3 बच्चों, what is the income chargeable under the head salary in the hands of Mr. Rajesh Sharma for the assessment year 22-23। अब आपको उसकी सैलरी इनकम बतानी है। एक बार बच्चों हम कंप्यूट करते हैं इसकी सैलरी। बेसिक सैलरी है 58,000 पर मंथ, ये बच्चों 6,96,000। डीए इसको मिल रहा है 10% और बेसिक सैलरी 69,600। इसके अलावा बच्चों बोनस मिला है 98,000, फुली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, क्योंकि हमने यहाँ लिख भी लिया है और हमें पता है जब हमने अलाउंस पढ़े हैं ना, तो उसमें पढ़ा है कि जो अलाउंस नहीं पढ़ रखे वो फुली टैक्सेबल, उसमें मेडिकल अलाउंस भी आता है 60,000। इसके अलावा बच्चों परक्विजिट हैं बाकी सारी, और अभी हमने परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट की है, ये है 1,05,400। ये बच्चों हमने टोटल किया ग्रोस सैलरी 10,29,000। अब इसमें से ना दो डिडक्शन जानी है, एक तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) ए की, और एक 16(3) की जो इसके एम्प्लॉयर ने 2,400 रुपीज पे किए हैं प्रोफेशनल टैक्स के, एक बार परक्विजिट सेम की डिडक्शन। ये दोनों बच्चों हमने लेस कर दी। ये बच्चों 9,76,600 इनकम फ्रॉम सैलरी, ये बच्चों ए आंसर है। इसने ना हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछी है, तो हमें इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। ये 115 बीएसी ओप नहीं कर रहा। सिंपल सी बात समझना बच्चों, एक तो ये सैलरी इनकम है, और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111 94,000। तो हमें पता है स्लैब रेट तो अदर इनकम पे लगता है। अब आपको टैक्स कंप्यूट करना है। अगर जो 94,000 STCG है 111 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमें इसके ऊपर टैक्स निकालना है, कोई और डिडक्शन नहीं है। मतलब आप इसका टोटल करेंगे, वही आपके लिए जीटीआई है, वही आपके लिए टोटल इनकम है 10,70,600। अब एक बार सिर्फ टैक्स निकालो, तो हम कहेंगे ऑन अदर इनकम, जो ये सैलरी की इनकम है, स्पेशल रेट को छोड़ दे 9,76,600। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट 5 लाख, अब ये कोई सीनियर सिटीजन तो है नहीं, पहले जो 5 लाख रुपए हैं उसके ऊपर 12,500। नेक्स्ट 4,76,600 20%, 9,5,320, और ऑन STCG 111 है 94,000 बच्चों 15%, 14,100 बच्चों। हमने तीनों का टोटल किया, ये अमाउंट है 1,21,920।
कोई रिबेट तो मिलनी नहीं है। अब इसमें ऐड करो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बच्चों, 4876.8, ये बच्चों 1,26,796.80। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1,26,800, ये हमारा टैक्स पेएबल आ गया। ये बच्चों ए आंसर। 4.5 क्वेश्चन पूछ रहा है, assume for the purpose of this question only that Mr. Rajesh was found owner of 5 lakh worth jewelry acquired in previous year 21-22, फाइनेंशियल ईयर बोलो प्रीवियस ईयर बोलो, of which he could not provide any satisfactory explanation about source of income। तो ये इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस हो गया। What would be the tax liability without considering surcharge? बच्चों इसके ऊपर टैक्स का रेट पता क्या होता है? 60%। फिर जो टैक्स आता है उसके ऊपर 25% टैक्स के ऊपर सरचार्ज, और फिर जो आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कुल मिलाकर 60, 15 हो जाता है, ये इसके कारण 75 के 3 78%। लेकिन ये तो हमसे ऐसे पूछ ही नहीं रहा, कहते विदाउट कंसिडरिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इफ एनी। और मिस्टर राजेश, तो मैं कहूंगा खाली टैक्स कह रहे हो, वो तो 60% लगेगा। तो 60% लगेगा, तो हमने 60% किया 5 लाख का, तो टैक्स कितना बनेगा बच्चों? 3 लाख रुपीस। तो देखो एक बार आंसर, ये बच्चों सी आंसर है। एक बार आंसर चेक करते हैं। पहला वही रेजिडेंट बट कैन नॉट डिटरमाइन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। दूसरे में वैल्यू ऑफ रिक्विजिट यही आई थी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये टैक्स पेएबल जो आया है। और लास्ट बच्चों इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज पर सरचार्ज और हेल्थ और एजुकेशन सेस को इग्नोर करके जो टैक्स बनता है वो सिर्फ 60% बनेगा उस इनकम का। क्वेश्चन 5, Mr. Hardik is 45 years, is appointed as senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai। 1 फरवरी 21 से बच्चों इसका स्केल है 35,000, 3,500, 65,000। He is paid DA 40% of salary forming part of retirement benefit। मतलब if he is given rent free unfurnished accommodation on 1st May 2021 which he occupied only from, जब से आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो, फर्निश्ड अकोमोडेशन हो, ऑक्यूपाई करोगे तब से परक्विजिट मानी जाएगी 1 अक्टूबर से। कंपनी पेज लीज रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। तो इस केस में पता क्या होता है बच्चों? 15% ऑफ सैलरी, 1 अक्टूबर से 31 मार्च की जो सैलरी होगी उसका 15% करेंगे, या फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है? 30,000 इस 6 महीनों का। और इससे आगे he has been provided a car of above 1.6 liter capacity which is used by him for private purposes only। कार अगर सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो ना एम्प्लॉय के, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट होती है जो कार की एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10%, मतलब 80,000, और जो मंथली एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर पे कर रहा है 5,000 विच इज फुली मेट बाय एम्प्लॉयर। कार एम्प्लॉयर की है तो मतलब 5,000 इंटू 12 60,000, और यहाँ पर 80,000। तो परक्विजिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,40,000। आगे बढ़े। ही पेज, बच्चों पहले भी हमने ये टॉपिक किया है, लमसम प्रीमियम 120 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ। एज है 43 ईयर, 48 मंथ्स का, मतलब 4 साल का। लेकिन ली कब है? 1 अक्टूबर 21 को। अगर 1 अप्रैल की बजाय 2 अप्रैल भी हो और कोई भी महीना हो तो वहां 4 साल का मतलब 5 साल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे से कोई पूछे ये कब तक के लिए, मैंने कहा 1 अक्टूबर 21 से 48 महीने 4 साल, 30 सितंबर 2025। अब आप गिनो, सिर्फ आप कहोगे 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26, वैसे करके 5 इयर्स बन जाते हैं। तो इक्वल मिलनी होती है, तो इसको 5 से डिवाइड करो। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 80D के अंडर आता है बच्चों, तो 24,000 रुपए की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन इक्वल मिलनी होती है। कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लमसम अमाउंट दे रखा है कई इयर्स का, और 1 अप्रैल के अलावा कोई भी और डेट को ले रखा है, तो जितने वो इयर्स कहेगा उससे 1 साल बढ़ा देना और उसे डिवाइड करके आपका इक्वल बेसिस पर डिडक्शन मिलेगी। तो हमारे प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने की डिडक्शन मिलेगी? मैं कहूंगा 24,000 की। किस सेक्शन के अंडर? 80D। पेमेंट इसने अकाउंट पे चेक से ही कर रखी है, कैश के अलावा किसी भी मोड से करनी होती है। ही आल्सो कंट्रीब्यूट 1,50,000 टुवर्ड्स पीपीएफ एटीसी
अब क्या कहता है, मिस्टर हार्दिक इज इंटरेस्टेड टू opt फॉर कंसेशनल टैक्स रिजाइन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 बीएसी। जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा है, अगर ये 115 बीएसी ले लेता है तो सैलरी हेड में इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई अलाउंस और तो कुछ आ ही नहीं है जो डिसअलाउड होते हैं। एक तो इसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन टैक्स है जो डिसअलाउड। और दूसरा, इसको ये दो डिडक्शन नहीं मिलेंगी, ना तो 80D की और ना ही 80C की, क्योंकि 80C to 80U की डिडक्शन नहीं मिलती। अब ये अपने क्वेश्चन पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। बच्चों एक बार कंप्यूट करेंगे, 1 अक्टूबर से इसकी सैलरी क्या होगी। ये सैलरी में इंक्रीमेंट 38,500 पता कब होगी, 1 फरवरी 2022 को ये 38,500 हो जाएगी, क्योंकि यूं ग्रेड है ना 35,000, 3500, 65,000, 1 फरवरी 21, तो 1 फरवरी 22 को पहला इंक्रीमेंट मिलेगा 3500 रुपए का, तो सैलरी कितनी हो जाएगी 38,500। तो मुझे लास्ट के 6 महीनों की सैलरी लेनी है। फिर जो डीए मिल रहा है वो इफ है, कमीशन ऑन सेल नहीं है, बोनस नहीं है क्वेश्चन में, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस लेने होते हैं, अलाउंसेस नहीं है क्वेश्चन में। तो जस्ट सीधा सीधा ये हो जाएगा, बेसिक सैलरी डीए इफ, इसका जो आएगा अमाउंट उसका 15% या जितने रुपए एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो दे रहा है 30,000, दोनों में से जो कम वो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो पहले सैलरी फॉर RFA निकाल रहा हूं। बच्चों अगर आप मेरे को कहेंगे कि सैलरी फॉर RFA और यहाँ के हिसाब से बेसिक सैलरी, तो मैं समझ चुका हूं कि सैलरी लास्ट के 6 महीनों की लेनी है, 1 अक्टूबर 2021 से, जब से उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन यूज करनी शुरू की है 31 मार्च 22। तो ये सैलरी पता है 35,000 है पहले 4 महीने इन 6 में से, उसके बाद 38,500 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने, 2,17,000। डीए जो है वो इसी का 40% और इफ है 86,800। आप सिर्फ टोटल करो 3,03,800। अब आप में से कहेंगे कि एक बार सर वैल्यू ऑफ RFA, तो मैं कहूंगा लिस्ट, हम MCQ कर रहे हैं तो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो रेंट पे कर रहा है बच्चों वो 5,000 पर मंथ है, और 6 महीनों का अगर मैं कर रहा हूं तो 30,000, और ये है 4,5,570। एक बार दोनों में से कम देखो बच्चों, ये पहला आंसर है 30,000, ये बच्चों डी आंसर। 5.2, what amount of health insurance premium paid during the previous year 21-22 by Mr. Hardik can be claimed as deduction while computing total income if he does not opt to। क्योंकि वो डिडक्शन तो तभी मिलेगी ना जब 115 BSE वो नहीं लेता। तो मैं कहूंगा 1,20,000, कह तो रहा है 48 महीने, लेकिन वो 5 प्रीवियस ईयर में फॉल हो रहे हैं, तो 5 ईयर से करो डिवाइड, तो कितने की रिडक्शन बनेगी 24,000। मैक्सिमम लिमिट वैसे पता क्या होती है 25,000, वो तो उससे कम ही हो गई। 1 ईयर के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 25,000 है, सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 रुपए। अब इसे नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, व्हाट वुड बी परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, कार ना सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है, 8 लाख कॉस्ट की है, तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार प्लस जो खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉयर ने 5,000 पर मंथ पे किए हैं उस कार के लिए, तो इंटू 12 किया तो 60,000, तो दोनों का टोटल करो तो कार की परक्विजिट वैल्यू कितनी आ गई 1,40,000। ये बच्चों आंसर है। फिर इसके जस्ट आगे बच्चों वो हमसे कह रहा है, वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BSE। हम ऐसे थोड़ा दे देंगे आंसर, हम दोनों वे में पहले कंप्यूटेशन करेंगे कि उसका टैक्स क्या बनेगा। तो उसके लिए मुझे सैलरी इनकम चाहिए पहले तो, क्योंकि अगर आप देखो ना बच्चों तो किसी और हेड की इनकम है ही नहीं, उसकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी हेड की इनकम है। मुझे सैलरी हेड की इनकम चाहिए, जो सैलरी हेड की इनकम आएगी वही GTI हो जाएगी, फिर रिडक्शन लेस हो जाएंगे हमारे दोनों 80C और 80D,
और अगर 115 बीएसी ऑप्ट किया तो ना तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की सैलरी हेड में, और ना ही ये दोनों डिडक्शन मिलेंगी। तो उसके बेसिस पर दोनों वे में टैक्स कंप्यूट करेंगे। टैक्स अगर नॉर्मल स्कीम में कम हुआ तो हम कहेंगे नहीं लेंगे ऑप्शनल स्कीम, अगर ऑप्शनल स्कीम में कम हुआ तो फिर हम ऑप्ट कर लेंगे। बच्चों मैं ना पहले इसकी नॉर्मल वे में सैलरी कंप्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि वही जीटीआई बननी है, सिंपल सा वे है। 35,000 पर मंथ है पहले 10 महीने, क्योंकि लास्ट के 2 महीने 38,500 हो गई 1 फरवरी से 31 मार्च तक, 4,27,000। इसका 40% बच्चों डी, 1,70,800। इसके जस्ट आगे है बच्चों आरएफए, जो अभी हमने कंप्यूट की है 30,000। इसके अलावा कार फैसिलिटी 1,40,000, और कुछ भी नहीं है बच्चों क्वेश्चन में। तो हमने जस्ट इसका टोटल किया 7,67,800, डेट इज ग्रोस सैलरी। इसमें से पहले तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस की 16(1)(a) के अकॉर्डिंग। ये बच्चों मैंने लेस किया 7,17,800। ये हमारी जीटीआई है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, जीटीआई है। और डिडक्शन दो, एक तो 80C की जो पीपीएफ में जमा कराए हैं, और एक 80D की 24,000। ये बच्चों लेस करो, ये बच्चों हमारा आ रहा है 5,43,800, डेट इज अवर टोटल इनकम। अब ये नॉर्मल प्रोविजन से है। तो मेरे से कोई पूछे कि आप ये बताओ ना 115 बीएसी में, मैं कहूंगा ये तीनों नहीं मिलनी, बस ये समझ लो जो सी है। तो यही हमारी टोटल इनकम आ जाएगी वहां, तो दोनों में लिख लेते हैं 543,800 नॉर्मल प्रोविजंस, और 115 बीएसी 7,67,800। एक बार टैक्स निकाले, पहले 250 पे, फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 250, 5% बच्चों दोनों में, कोई अलग नहीं। अब यहां पहले कर रहा हूं नेक्स्ट 43,800, 20% नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 8,760। और अब आप आ जाओ यहां नेक्स्ट 250, 10%, 25,000। मैंने देख लिया 115 बीएसई में ना टैक्स ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ये तो अभी और अभी तो थोड़ा सा और अमाउंट रहता है 17,800। 750 से ऊपर बच्चों जो है उसके ऊपर 15%, क्योंकि 750 से 10 लाख तक 15% है। 2670, एक बार बच्चों हमने टोटल किया 21,260, 40,170। अब आप इसके ऊपर चार्ज कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1606.80, 850.4। हमने बच्चों टोटल किया 22,110, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 41,776 है बच्चों, 780। तो मेरे से कोई पूछे कि क्या लोगे, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स बनता है, मैं तो यही करूंगा। तो एक बार देखो आंसर, इसने ना हमसे पूछा है कि क्या आप एडवाइस करेंगे कि 115 बीएसई। तो पहला है यस मिस्टर हार्दिक कैन ऑप्ट फॉर 115 बीएसई। नहीं बच्चों, यस आते ही तो बात खत्म हो गई, हमने ऑप्ट करने के लिए कहना ही नहीं है, यस नहीं, नो मिस्टर हार्दिक शुड नॉट ऑप्ट सिंस एज पर नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये टैक्स थोड़ा बनता है, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या टैक्स बनता है 22,110। तो ऑटोमेटिकली फोर्थ ही ठीक होना है फिर तो। ये देखो क्या लिख रखा है, नो, ठीक है। मिस्टर हार्दिक शुड नॉट ऑप्ट सिंस एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट हिज टैक्स लाइबिलिटी वुड बी 22,110 being lower than tax liability under section 115 BAC। एक बार आंसर देखते हैं बच्चों चारों। ये पहले RFA ठीक है, ये हमारा ATD ठीक है, ये कार फैसिलिटी ठीक है, जो कार की परक्विजिट है, और ये यही डी आंसर। 6 क्वेश्चन बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। अनन्या गुप्ता ए सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस द ईयर 2000। तो ये इंडियन सिटीजन है, परमानेंटली बाहर रहती है, तो मतलब एक्सेप्शन में आती है। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 मार्च 2021 टू 28 सितंबर 2021 टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर। आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है बच्चों, ये भले ही यहाँ पर 21 मार्च 21 से यहाँ पर, लेकिन इसका स्टे 21-22 में 1 अप्रैल से काउंट होगा। पर अगर आप 28 सितंबर तक काउंट करेंगे
तो 180 डेज से तो कम बन रहे हैं। अभी मैं चेक कराता हूं आपको। इन द लास्ट 4 ईयर शी हैज बीन विजिटेड इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर टू बी विद हर मदर। तो हर साल अगर 100 दिन वो आती भी है तो भी एक्सेप्शन में है, 60 दिन वाली कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होनी। और वो जो 120 दिन वाली कंडीशन है ना, उसके लिए उसकी पहले इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अभी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब पता लगेगा। शी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज एज हर रेजिडेंस। इसके पास ना न्यूयॉर्क में अपना एक हाउस है, अपार्टमेंट है, जो वो अपने रहने के लिए यूज करती है। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इज 32,000 पर एनम। वैल्यू ऑफ $1 may be taken as 75. Municipal taxes paid in New York in January 2022 are $2,000. बच्चों मैं आपको सिंपली बताता हूं, जैसे पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसने यहाँ 15 लाख रुपए इनकम जो इंडिया में है कहीं नहीं बता रखी। मतलब कुल मिलाकर ये इंडिया की नॉन रेजिडेंट है। अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो और आपके पास बाहर मकान है, तो मतलब आप अर्न वहां कर रहे हो, रिसीव्ड वहां कर रहे हो, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए यहाँ टैक्सेबल नहीं होता। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट की तो कोई बात ही खत्म, जब आपका हाउस क्या है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। तो ये जो बातें लिख रहा है ना आगे की, तो हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। अब ये कह रहा है शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 2021 फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इसके पास इंडिया में अब एक मकान हो गया दिल्ली में, जो इसने 25 मार्च 2021 से अपने रहने के लिए यूज किया है वाइल शी इज इन इंडिया। म्युनिसिपल वैल्यू 420, फेयर रेंट 450। अब इनका यूज तब होता जब ये लेट आउट होता। ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये दो हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकती है। अगर हम देखें तो ये नॉन रेजिडेंट है, बाहर वाली प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही नहीं होगी। आगे कहा है शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 22,000 टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन 21 मार्च 2022। जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है उसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो उसकी एनएवी नील होती है। और आगे कहा है शी हैड टेकन ए लोन 16 लाख एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम आईडीबीआई बैंक ऑन 1 अप्रैल। लोन लिया है 1/4/17 को फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस एंड द कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड। कब कंप्लीट हुई है, 20 मार्च 2021 को। अगर मैं सीधी बात करूं तो 2021। तो प्रायर का पीरियड आपका हो गया 17-18, 18-19, 19-20, 2021 में तो कंप्लीट हो गई है। नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड प्रिंसिपल रीपेमेंट सो फार। द हाउस इज वैकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। अक्टूबर से मार्च तक तो पहले खाली था, और फिर उसके बाद इसने क्या कर लिया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया था। इसने क्या कर रखा है कि जो ये पोजेशन ले रखी है ना इस हाउस की 25 मार्च 21 से, अपने रहने के लिए यूज करती है। अब ये यहाँ पर कब थी, आपका हो गया 28 सितंबर तक। 28 सितंबर तक थी, तो अक्टूबर से मार्च, तो वो बता रहा है कि अक्टूबर से मार्च तक वो हाउस वैकेंट था। जो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, अगर आप उसको कुछ टाइम खाली भी रखते हो तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ही ट्रीट होता है, उसका कुछ अलग नहीं होता। वो तो आपने वैकेंसी क्यों रखी है, आप वहां नहीं हो तो इसलिए खाली पड़ा है, तो वो किसकी तरह ही रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ही रहेगा। पर अब ये क्या कह रहा है, शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वाज सोल्ड ऑन 28 मार्च 2021। ये 20-21 की बातें कर रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट। लेकिन उस हाउस को जो बेच चुका है उसका एरियर ऑफ रेंट इसको 21-22 में मिला है। तो हमें पता है एरियर ऑफ रेंट का क्या करते हैं, वो हमारी प्रीवियस ईयर जिस ईयर रिसीव्ड होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसमें से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर। अनरिलाइज रेंट के केस में उसकी पहले डिडक्शन मिली होनी चाहिए, एरियर ऑफ रेंट पहले टैक्सेबल नहीं हुआ होना चाहिए। बता ही रहा है दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। एरियर का मतलब यही होता है बच्चों, इनकम अर्लियर टू प्रीवियस ईयर है बट इट वाज नॉट टैक्स एट दैट टाइम। क्यों, क्योंकि ना तो ड्यू हुई थी ना ही रिसीव्ड हुई थी। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका करेंगे क्या, मैं कहूंगा 3 लाख में से 30% 90,000 घटा दो, 2,10,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होगा। और इसके अलावा कहते हैं शी डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर एनी सोर्स इन इंडिया। कह दिया ना, वो 15 लाख से कम वाली बात खत्म हो गई। और इसके अलावा अनन्या गुप्ता डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो एक बार इसके स्टे कैलकुलेट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30, 31, 30,
31, 31 और 28। आप देखो बच्चों 181 डेज, तो मतलब 182 वाली होती नहीं है पूरी, 60 वाली लगनी नहीं है, 120 वाली लगनी नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 लाख से कम है इनकम। तो मेरे से कोई पूछे, मैं कहूंगा नॉन रेजिडेंट। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ। बच्चों नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट उसको सिर्फ दिल्ली हाउस के लिए लेना है। न्यूयॉर्क में जो हाउस है वो यहाँ असेस ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ क्या है, नॉन रेजिडेंट है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। न्यूयॉर्क हाउस सिंस इट इज मोर बेनिफिशियल, ये कुछ भी नहीं है। हर डेली हाउस अलोन, हर न्यूयॉर्क हाउस विल बी डीम टू बी लेट आउट। नहीं बच्चों, दो हाउस तो हम वैसे ही कर सकते हैं, बोथ हर डेली हाउस एंड न्यूयॉर्क हाउस। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट होती तो दोनों के दोनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड करवाते। और अब इसके बाद कह रहा है कि कितना अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल होगा। एक बार बच्चों मेरे को ये बताना है कि जो न्यूयॉर्क में हाउस है उसका तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ जो हाउस है उसके लिए इसने लोन ले रखा है 16 लाख रुपीस का 10%। एक तो 21-22 में इंटरेस्ट बनेगा 1,60,000, क्योंकि कुछ रीपेमेंट नहीं है। और प्रायर के पीरियड का इंटरेस्ट जो है टोटल, वो 20-21 से 1/5 करके स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये 480 है ना, इसका 1/5 करो तो मैंने किया 96। टोटल कितना हो गया? 2,56,000। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 2 लाख रुपए। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन की कितनी है? 2 लाख। और इसको हाउस प्रॉपर्टी में ये जो एरियर ऑफ रेंट है वो कितने रुपए ऐड करना है? 2,10,000। तो मैं कहूंगा ये तो ऐसे होगा, डेली हाउस से लॉस 2 लाख और एरियर ऑफ रेंट 2,10,000। हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो कितने रुपए इनकम आ गई? 10,000। तो एक बार देखो आप, ये रही बच्चों। फोर्थ है बच्चों, assuming that for the purpose of this question alone अनन्या गुप्ता has let out her flat in New York during the 6 months। जब वो यहाँ थी उसने मान लो अपना न्यूयॉर्क वाला फ्लैट जो है वो किराए पर दे रखा था। when she is in India for a sum of $6,000 per month such rent was received in a bank account in New York then remitted to India। remitted से कोई फर्क नहीं पड़ता, through approved banking channel what would be the income from house property। वो फिर भी 10,000 रहेगी। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। वो वाला हाउस जो किराए पे चढ़ेगा उसका रेंट इंडिया में चार्जेबल नहीं होगा। तो वो सेम सिचुएशन रहनी है कि दिल्ली वाले हाउस से लॉस 2 लाख मैक्सिमम लिमिट के कारण, और एरियर ऑफ रेंट जो 21-22 में मिला है 3 लाख, 30% घटाकर 2,10,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी? 10,000। कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। एक बार देखो बच्चों आंसर, फर्स्ट में नॉन रेजिडेंट, दूसरे में हर डेली हाउस, और ये 10,000। बस ये 6 क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।